देश में हर साल लाखों बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनका सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनमें से कुछ हज़ार बच्चे ही परीक्षा में सफल हो पाते हैं और सरकारी संस्थानों में उनका दाखिला हो पाता है। तो नीट का एग्ज़ाम किस तरह से क्लियर करें, 11वीं और 12वीं में अपनी पढ़ाई पर किस तरह से फोकस करें, इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर वेंकटेश सिंघल। तो डॉक्टर वेंकटेश सिंघल से आज विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी आप पहले थोड़ा अपने बारे में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर वेंकटेश सिंघल और मैंने अपनी MBBS की परीक्षा 2018 में ख़त्म की और उसके बाद मैंने MS जनरल सर्जरी शिमला इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से 2019 से 2022 में अभी ख़त्म की है जी। और मेरा अभी आगे MCH यूरोलॉजी में करने का विचार है। यूरोलॉजी करने का विचार है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम शुरुआत पहले यहीं से करें कि जो बच्चे नीट करना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो किस तरह से तैयारी करें, कैसे अपना गोल सेट करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान? जैसे कि जो आजकल की शिक्षा प्रणाली है, वो 11वीं और 12वीं की जो स्टडीज़ है वो 10वीं तक की परीक्षा से काफ़ी अलग होती है। तो बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है एकदम से अपने आप को 11वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई में एकदम से ढालना। तो उसके लिए थोड़ा शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। तो उसमें जो बच्चों को ज़रूरत है वो है, एक तो अपना ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ केंद्रित करके और अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाएं। जैसे अब मेडिकल की परीक्षा में आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं 11वीं 12वीं में। इंग्लिश एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो फिज़िकल एजुकेशन मोस्टली होता है। उसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आपके होते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। कुछ बच्चे उसके साथ मैथ्स लेते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट हैं अगर आपको मेडिकल की परीक्षा को आगे पास करना है तो कई बच्चे जो हैं वो खाली स्कूल के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं और बहुत से बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर लोकल ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको अपने शेड्यूल में कंसिस्टेंसी को लेकर आना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डेली की डेली पढ़ाई जो उनको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या उनको जो ट्यूशन पे पढ़ाया जा रहा है वो उनको डेली की डेली आकर पढ़ना है। और जो उनके टाइम पर समय समय पर टेस्ट रखे जाते हैं या तो स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी रखे जाते हैं उनके ऊपर फोकस करना है। उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है ज़्यादा कि 2 साल बाद उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कहाँ होगा। उनको जो अपने डेली टारगेट्स हैं और जो वीकली टारगेट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन ये सोचने के बाद में शिक्षा का परिणाम क्या होगा। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको इंस्टीट्यूशन जो जिसमें आप हैं स्कूल में हैं वो आपको साथ के साथ बताते रहेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हैं और उनको किस तरह से पढ़ाई करनी है। वो आजकल का सिलेबस जो है और जो शिक्षा जिस तरह के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके बारे में इंस्टीट्यूशंस उनको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जो चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन जो एक चीज़ है जिसको उनको ध्यान में रखकर और करते जाना है वो एक ही चीज़ है कि कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई डेली की डेली करना। क्योंकि कई बार हमने जैसे टीचर से बात करते हैं, क्या होता है कि बच्चा मान लिया जैसे जो आज पढ़ाया किसी कारणवश छूट गया और फिर कल वाला बच्चा पिछला छूटा हुआ करता है तो उस दिन का छूट जाता है और फिर नेक्स्ट डे इस तरह थोड़ा थोड़ा उसका पीछे रह जाता है और एक दिन फिर वो हताश हो जाता है और उसका पढ़ाई से मन उचटने लग जाता है। तो आपने ये सही बात बताई, कंसिस्टेंसी, तो वो उसको ज़रूरी करना है। हाँ जी, अगर जिस तरह कुछ काम भी होते हैं बीच में, कहीं बाहर भी जाना है और कुछ भी है, घर में फंक्शन भी है, तो आप अपने शेड्यूल को इस तरह से बनाएं कि उसमें आप अगर मान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है। आपको ये ज़रूरी है कि अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं वो डेली पढ़ रहे हैं, उससे आप स्टडीज़ के साथ जुड़े रहते हैं और आपका बैकलॉग नहीं इकट्ठा होता। क्योंकि जैसे आपने अभी बात की कि अगर अगले दिन दूसरे दिन का पढ़ना पड़ा तो इस तरह इकट्ठा होता इतना इकट्ठा हो जाएगा कि जो करने लायक नहीं बचेगा फिर। और
अब फिर उनको इस तरह से भी उसका मैनेज करना है कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है वो जो खासकर जो 3 सब्जेक्ट है उसमें जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि वो रटने का सब्जेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। उसको अगर तरीके से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो वो बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और लेकिन ये ज़रूर है कि आपको जो तीनों सब्जेक्ट है उसका शेड्यूल इस तरह से बनाना पड़ता है कि उसके आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है उसमें आप चाहोगे कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से वो एग्ज़ाम दो। तो आपकी तैयारी इस तरीके से हो कि आप वहाँ बैठे हो तो आपको याद करने की चीज़ें ज़रूरत ना पड़े, तो आप उसका मल्टीपल रिविजन्स हैं वो करने ज़रूरी है। ओके, तो डॉक्टर साहब जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करने बताया आपने, तो क्या एनसीईआरटी की किताबें ही एनफ हैं या एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ें या फिर दूसरी किताबों की बच्चों को ज़रूरत है? एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो 90 to 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आते एनसीईआरटी से ही हैं। उनकी लैंग्वेज थोड़ी घुमाई होती है, थोड़ा सा उनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं जिस तरीके से, वहाँ होता है थ्योरी एग्ज़ाम, तो उसको उसकी पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपके होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से आपको एक जो उचित उत्तर है उसको चूज़ करना होगा। तो उसको देने का भी एक तरीका है। अब वो आप कैसे सीखेंगे, वो आप सीखेंगे प्रैक्टिस से। आप एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़े ही पढ़िए, मतलब वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके साथ प्रैक्टिस बुक्स आती हैं जिसमें आप उन्हीं चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में दिए होते हैं। उनकी रेगुलर प्रैक्टिस भी उतनी ही ज़रूरी है उन चीज़ों को याद रखने के लिए, उन चीज़ों को और गहराई से समझने के लिए। तो डॉक्टर साहब एक और बताओ कि जैसे आपने बताया कि चलो ये तो एनसीईआरटी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, मान लिया जो बच्चों के डाउट होते हैं और मान लिया कोई टॉपिक पे ही बच्चों का मतलब एनसीईआरटी से वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी दूसरी किताबों को कोई मान लिया ज़रूरत पड़े तो? देखो आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, प्लस अब बच्चों के पास जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, वो भी उतने ही अपडेटेड हैं। तो अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं या अपने ट्यूशन के टीचर्स हैं उनसे आप वो डाउट पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इंटरनेट पे कुछ क्लासेस हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं वो चीज़ें समझने के लिए। बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर वाली बात थी। कॉन्सेप्ट भी टीचर से ही क्लियर करें और एनसीईआरटी किताब से ही करें। हाँ जी, हाँ जी। एक डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है जो आपने शुरू में भी बताई थी कि वो भाई कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो जो तीनों सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, टाइम का मैनेजमेंट किस सब्जेक्ट को कितना कितना देना है? और जैसे आपके नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मतलब जो पेपर होता है वो उसका बायो का कितना आता है और केमिस्ट्री फिजिक्स का कितना आता है, तो टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? एग्ज़ाम में तीनों सब्जेक्ट्स की वेटेज जो है वो थोड़ी बायोलॉजी की थोड़ी ज़्यादा होती है और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की लगभग बराबर होती है। और जहाँ तक तैयारी करने का सवाल है, जो फिज़िक्स और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो थोड़े समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले सब्जेक्ट हैं। तो मान लीजिए आप दिन में अगर 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं या 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप उनको 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए और फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को, तीनों को डेली कुछ कुछ समय डिवाइड करके दीजिए ज़रूर। क्योंकि उसमें ये रहता है कि आप कुछ ना कुछ फिर ये एक तो ये है कि तीनों जब आप सब्जेक्ट रोज़ पढ़ते रहेंगे तो आपको ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और लगेगा कि सब्जेक्ट पे पकड़ है और वो रहेगी भी। और तीनों सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए कि जैसे जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं वो हैं समझने वाले सब्जेक्ट, तो अगर आपकी एक बार उनसे थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर हो गए हैं तो आप रेगुलर उनके क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बने रहेंगे और चीज़ें याद भी रहेंगी। जो आपको डेली जो पढ़ना है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी आपको पढ़ना भी है और कुछ टाइम देना है उस चीज़ का जो आपने पिछले दिन या उससे पहले पढ़ा था रिवीजन के लिए। और उन चीज़ों को पक्का कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा जो आपके वीकली टेस्ट होंगे या आप जो एमसीक्यू टेस्ट देंगे वो। टेस्ट के ऊपर मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट से एक तो आपकी थ्योरी क्लियर होती है, दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम जब आप देते हैं उन 3 घंटों में आपका माइंडसेट क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है,
वो डिसाइड करेगी कि आपने उससे पहले कितने टेस्ट दिए। वो स्ट्रेस में आप कैसे परफॉर्म कर पाते हो, वो आप हैबिचुअल उस चीज़ के तभी होगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे। ओके, तो डॉक्टर साहब एक और बताओ कि ये तो आपने बताया कि किस तरह से टाइम दें, पढ़ाई के दौरान बच्चे अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें? ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बच्चों के माँ बाप और बच्चों को खुद भी समझना चाहिए। अब हेल्थ में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का और एक आपकी मेंटल हेल्थ का। तो पहले मैं फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि फ़िज़िकल हेल्थ का आप ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि एक तो अपना शेड्यूल जो है वो ऐसा नहीं बनाएं कि जो बॉडी को ड्रेन कर दे। अब ड्रेन का मतलब ये, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। मैं भी अपने टाइम में कोशिश करता था कि मतलब मैं एक टाइम तक ऐसा था कि मैं रात को पढ़ना ही प्रेफर करता था क्योंकि थोड़ा इजी लगता है, लेकिन जो सुबह का पढ़ना है उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेटर हैं रात के लेट पढ़ने के। तो आप एक अपना कंफर्टेबल शेड्यूल बनाएं रोज़। ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे 6 बजे उठें, मतलब जो आपको बॉडी अलाउ करे 6-7 बजे आप स्टार्ट करें और अपनी पढ़ाई रात के 10-11 बजे तक रैप अप कर दें। क्योंकि जो रात की नींद है वो तो रात को ही निकलेगी, बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था वो आप मेंटेन तभी रख पाएंगे जब आपकी बॉडी ड्रेन नहीं होगी। तो आप अपना शेड्यूल इस तरह बनाएं जिसमें आपने खाने का ध्यान रखें। खाने में आप ये जंक फूड वगैरह अगर अवॉइड कर सके तो अवॉइड करें क्योंकि उनसे ज़्यादा नींद आती है और बॉडी पे फ़र्क तो पड़ता ही है। एक अपने जो दिनचर्या है उसमें लगभग आधा घंटा या 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर दें। वो हो सकता है आप बाहर दौड़ लगाएं, साइकिलिंग करें या सैर पर जाएं, घूमने जाएं। उससे आपका खाली शरीर ही नहीं मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है, उसमें डाइट का ख्याल माँ बाप रखते ही हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद मेंटल हेल्थ का ध्यान जो मैं कह रहा हूँ, मेंटल हेल्थ बड़ा ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। बहुत बार आपको ये चीज़ परेशान करेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं मुझसे, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, टेस्ट में मार्क्स हैं वो ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान ऐसे रखना है कि आप रेगुलर अपने माँ बाप से बात करते रहें। ठीक है, जो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो आजकल वर्चुअल क्लासेस जो चलती हैं 100% उस पर डिपेंडेंसी ना रखें। अगर आप वर्चुअल क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं उसके बाद उसके लाइव सेशंस जो होते हैं जिसमें लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ और अपने जो साथ में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ, वो ज़रूर करें। उससे एक तो आपको पता लगेगा कि कंपटीशन कितना है, क्या चल रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, और जो अपडेट है कि अभी पढ़ाई का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब आने वाला है, वो होता है। दूसरा, आपके एक मोनोटोनस जो आपका रूटीन बन जाता है उससे ब्रेक मिलता है। तो डॉक्टर साहब यही सवाल है कि ये भी था कि दोस्तों के साथ जो ग्रुप डिस्कशन है उसका कितना महत्व है। जो अपने डाउट हैं वो एकदम सीधा डाउट को एकदम सीधा या तो टीचर के पास लेके जाएं या पहले अपने दोस्तों में ही उस डाउट को आप डिस्कस कर लें, उसका कितना बेनिफिट रहता है? दोस्तों के साथ बेनिफिट रहता है, चीज़ें समझने के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। कई बार आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर ज़रूरी नहीं है कि उतना अवेलेबल हो आपके खाली आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप पहले जो चीज़ आपको दोस्त भी उस लेवल पे समझा पाएगा तो आपके लेवल पे आकर वो समझाएगा तो समझना आसान हो जाएगा, प्लस वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो आप फिर टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और बताओ कि आजकल जो बच्चे हैं मोबाइल से चिपके रहते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, बच्चों के सोशल मीडिया पे अकाउंट हैं, उसके दौरान कैसे बचे हैं, उसका पढ़ाई पर कितना नुकसान रहता है? मैं अपने टाइम की बताता हूँ, अभी तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे साथ भी ये दिक्कत आई थी कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, वो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है उसमें, बट वो कई बार कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो जो मैंने रणनीति अपनाई थी वो ये किया था कि मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी जिसमें मुझे ये पता लगा कि मैंने दिन में उस फ़ोन पे कितना टाइम गुजारा, और जब मैंने उसका रिज़ल्ट देखा तो मैं चौंक गया। मैं अपने दिन के 4-4 घंटे 5-5 घंटे कभी कभी फ़ोन के ऊपर बिता रहा था। अब उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि उसमें आप एजुकेशन वीडियोस भी देख रहे थे और बाकी ऐप्स पे भी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन वो सारा वेस्टेज था। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, देखिए फ़ोन
भी ज़रूरी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन से ही मिलेगी, तो आप अपने शेड्यूल में अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो बाहर घर के बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस तरह से कर सकते हैं। अब बाकी टाइम आप अगर दिन में 2 घंटे दे रहे हैं फ़ोन पे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को और जब आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम आप ये टॉपिक नोट करके रख लीजिए कि मुझे फ़ोन पे इन वाले टॉपिक्स को देखना है और उस टाइम पे वो टॉपिक्स देख लीजिए। और जो दूसरा टाइम है कि मुझे घर पे बात करनी है या घर वालों का फ़ोन आएगा, तो सबको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी, और ये कि उस फिक्स टाइम में ही मुझे कॉल करें, या आपको किसी को फ़ोन करना है तो उसी फिक्स टाइम में आप कॉल करें। बाकी टाइम अपना आप फ़ोन बंद भी रख सकते हैं या साइलेंट मोड पे, जैसे भी है उस तरह से भी फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि एक अपने हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी, खुद को ये देखना पड़ेगा कि मेरा समय इसमें ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, थोड़ा casual यानी किताबों को ज़्यादा समय दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी भाई, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने जानकारियाँ दी कि नीट का एग्ज़ाम जो बच्चे क्लियर करना चाहते हैं, जो बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करें, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें, कैसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किस तरह से रणनीति बनाकर तैयारी करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।